अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम है मिस्टर ख्वारिज़मी। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं 9th सेंचुरी का मुस्लिम मैथमेटिशियन हूँ। मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है और कुछ लोग मुझे ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलें फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के हवाले से दो रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको समझने से पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 1। इस टॉपिक में हम डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और किस तरह मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है। डिटर्मिनेंट का टॉपिक मैट्रिसेस के टॉपिक में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब फर्ज करें कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो इसके डिटर्मिनेंट को इस शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को दो बार्स की शक्ल में लिखा जाता है। इस तरीके को मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका कहा जाता है। यहाँ पर ये बात याद रहे कि मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से हासिल होने वाली वैल्यू कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, जबकि मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट से हासिल होने वाली वैल्यू कोई सा भी यूनिक नंबर हो सकता है, जिसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फर्ज करें कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है तो इसको इस शक्ल में लिखा जाएगा, जिसे हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं, जिसमें मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को दो बार्स की शक्ल में लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशंस क्या हैं। नंबर 1, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, किसी भी मैट्रिसेस का इन्वर्स मालूम करने के लिए मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लिया जाता है। और नंबर 3, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लीनियर इक्वेशन में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यह बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट हमेशा स्केयर मैट्रिसेस पर अप्लाई होता है। स्केयर मैट्रिसेस से मुराद वो मैट्रिसेस हैं जो 1/1 की शक्ल में हों, 2/2 की शक्ल में हों, 3/3 या इसी तरह मज़ीद स्केयर मैट्रिसेस की शक्ल में हो, उन पर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट अप्लाई किया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें सिंगल एलिमेंट 2 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 है क्योंकि इसमें एक रो और एक कॉलम है। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम बार्स के थ्रू इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 है और इसमें सिंगल एलिमेंट 2 है, लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट 2 ही होगा। सो 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स बी है और इसमें भी सिंगल एलिमेंट -1 है। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को हम इस तरह बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। मैट्रिक्स बी में इसका ऑर्डर 1/1 है और इसमें भी सिंगल एलिमेंट -1 है, जिसकी वजह से मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट -1 ही होगा। सो -1 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। अब हम देखते हैं कि वो मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हों, उसकी सूरत में डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स X है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम देखेंगे कि किस तरह मालूम किया जाता है। मैट्रिक्स X में इसका ऑर्डर 2/2 है और मैट्रिक्स X का डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें पहले AD को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। इसके दरमियान में माइनस का साइन आएगा और इसके बाद BC को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें ये एक इक्वेशन हासिल हो जाएगी और ये इक्वेशन हमें मैट्रिक्स X का डिटर्मिनेंट बताएगी। अब हम देखेंगे कि नंबर्स की सूरत में डिटर्मिनेंट किस तरह लिया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स C है और अब हम देखेंगे कि किस तरह इसका डिटर्मिनेंट हम ले सकते हैं।
इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें पहले 1 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, इसके बीच में माइनस का साइन आएगा और इसके बाद 2 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें ये एक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। और जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये एक इक्वेशन हासिल होगी और इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमें ये एक रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट हासिल हो जाएगा, जो कि कुछ और नहीं बल्कि मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट होगा। सो इस केस में मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट 5 है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैट्रिक्स डी है। अब इस एग्जांपल में मैं आपको इस बात पर इंकरेज करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि किस तरह मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है। मैट्रिक्स डी के केस में जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमें ये इक्वेशंस हासिल होंगी, जिससे हमें मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट -10 हासिल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम अपने पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। इस टॉपिक में हम लेट करते हैं कि हमें एक इक्वेशन 4x - 3y = 0 दी गई है, जबकि दूसरी इक्वेशन हमारे पास -5x + 2y = 0 है। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने के लिए हम पहली इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को मैट्रिक्स में लिखेंगे। इसके बाद दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स को भी मैट्रिक्स में लिखा जाएगा, जिससे हमें ये एक मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं और अब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल यानी 4 और 2 का प्रोडक्ट लिया जाएगा, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ नॉन लीडिंग डायगोनल्स यानी -3 और -5 का प्रोडक्ट लिया जाएगा, -7 हासिल हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि एक मैट्रिक्स कब सिंगुलर होता है? इस कॉन्सेप्ट को हम एक वीडियो से समझते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इस टॉपिक में मैं सबसे पहले आपको एक रूल बताना चाहता हूँ। वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो, इनको सिंगुलर मैट्रिसेस कहा जाता है, और वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, इनको नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहा जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हमें मैट्रिक्स ए दी गई है। हम देखेंगे कि क्या मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम सबसे पहले 2 और -3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 1 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट -5 हासिल होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि 0 के बराबर नहीं है, जिसकी वजह से मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिसमें हमें मैट्रिक्स बी दी गई है। इस एग्जाम्पल में भी हम ये देखेंगे कि क्या मैट्रिक्स बी सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम 1 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट 0 हासिल होगा, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0 के बराबर है, जिसकी वजह से हमारी मैट्रिक्स बी सिंगुलर मैट्रिक्स है। आप इनसे रिलेटेड सवालों की प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारा अगला टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस टॉपिक में हम एडजॉइंट फाइंड करने के 2 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, जिसके 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम मैट्रिक्स में मौजूद कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे, जबकि सेकंड स्टेप में हम कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे, जहां से हमें मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हमें मैट्रिक्स ए दी गई है और हमें इसके कोफैक्टर्स को फाइंड करना है।
कोफैक्टर्स को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला ये है। यहाँ पर R से मुराद रो है, जबकि C से मुराद कॉलम है और माइनर से मुराद इस सिचुएशन में 6 है। अब हम इस मैट्रिक्स में 1/1 कोफैक्टर को फाइंड करते हैं, जिसके लिए फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। 1 से मुराद फर्स्ट रो है, जबकि इस 1 से मुराद फर्स्ट कॉलम है और माइनर हमारे पास इस सिचुएशन में 6 है। वैल्यूज को फार्मूले में पुट किया जाएगा, जहां से हमें 1/1 कोफैक्टर 6 हासिल हो जाएगा। अब हम 1/2 कोफैक्टर को फाइंड करते हैं, जिसके लिए अगेन फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर 1 से मुराद फर्स्ट रो है, जबकि 2 से मुराद सेकंड कॉलम है और माइनर हमारे पास इस सिचुएशन में 3 होगा। वैल्यूज को फार्मूले में पुट किया जाएगा, जहां से हमें 1/2 कोफैक्टर -3 हासिल होगा। इसी तरह फार्मूले को अगेन अप्लाई करते हुए कोफैक्टर 2/1 हमारे पास -5 होगा, जबकि कोफैक्टर 2/2 हमारे पास 2 होगा। इन तमाम कोफैक्टर्स को अब एक कोफैक्टर मैट्रिक्स में पुट किया जाएगा। अब हम सेकंड स्टेप को देखते हैं, जिसमें हम कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फाइंड करेंगे। ये हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है और हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज लेने के लिए हमें फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करना होगा, जबकि सेकंड रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हासिल हो जाएगा। अब हम सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड के लिए सपोज कीजिए कि हमें एक मैट्रिक्स बी दी गई है। अगर हम 2 और 6 की जगह को चेंज कर दें और -5 और 3 के साइंस को चेंज कर दें, तो हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी हासिल हो जाता है। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि सेकंड मेथड हमेशा 2x2 मैट्रिसेस पर अप्लाई किया जाता है। एडजॉइंट को समझने के बाद हम मैट्रिक्स का इनवर्स एडजॉइंट की मदद से निकालते हैं। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ। एडजॉइंट हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का लिया जाता है। वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है, और वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो, इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम एग्जाम्पल की मदद से अपने टॉपिक को समझते हैं। एग्जाम्पल में हमें मैट्रिक्स ए दी गई है। सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि क्या मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके लिए हमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम 2 और -3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद 1 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट -5 हासिल होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि 0 के बराबर नहीं है, जिसकी वजह से मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स लेने के लिए हमें वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना होगा। जब वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट किया जाएगा तो हमें ए इन्वर्स की ये वैल्यूज हासिल होंगी। ओवर के नीचे मौजूद -5 को ओवर के ऊपर मौजूद मैट्रिक्स से डिवाइड किया जाएगा, जिससे हमें ए इन्वर्स की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। यहाँ पर यह बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि मैट्रिक्स ए और इन्वर्स ऑफ ए की मल्टीप्लिकेशन या इन्वर्स ऑफ ए और मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। तो आइए इस बात को वेरीफाई करके देखते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए को लिखा जाएगा, इसके बाद इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन से हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, जिससे ये बात वेरीफाई हो जाती है कि मैट्रिक्स ए या इन्वर्स ऑफ ए की मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑफ ए और मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी।
वेरिफिकेशन ऑफ ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। कि मैट्रिसेस ए बी की मल्टीप्लिकेशन का होल इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। लेकिन इससे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि दो मैट्रिसेस उस वक्त इन्वर्टिबल होती हैं जब उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। हमें दो मैट्रिसेस ए और बी दी गई हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को कंसिडर करेंगे और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जिससे ये बात मालूम होगी कि क्या मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें 3 और 0 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। दरमियान में माइनस का साइन आएगा। इसके बाद 1 और -1 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 1 हासिल होगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद मैट्रिक्स बी को कंसिडर करते हैं और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट लेने के लिए 0 और 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। दरमियान में माइनस का साइन आएगा। इसके बाद -1 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट 3 हासिल होगा। ये डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से ये दोनों मैट्रिसेस इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं। अब हम ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का होल इनवर्स सबसे पहले कंसिडर करते हैं, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड में जब मैट्रिसेस को पुट किया जाएगा तो हमें ये मैट्रिसेस हासिल होंगी। दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें ए बी की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल होगी। इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स पर इनवर्स का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। फार्मूले में जब वैल्यूज को पुट किया जाएगा तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी, जिनको सिंप्लीफाई करने से हमें लेफ्ट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड किया जाएगा, जिस पर इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करने से हमें बी इनवर्स की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इसके बाद ए इनवर्स फाइंड किया जाएगा। इस पर भी इनवर्स का फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें ए इनवर्स की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल होगी। इन दोनों मैट्रिसेस को अगेन आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें राइट हैंड साइड की रिजल्टेंट मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। अब अगर हम दोनों साइड की मैट्रिसेस को आपस में कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, जिसकी वजह से ये बात वेरीफाई हो जाती है कि मैट्रिसेस ए बी की मल्टीप्लिकेशन का होल इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। आप इनसे रिलेटेड सवालों की प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। इनको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा तरीका है क्रैमर्स रूल। Solution of simultaneous linear equations by matrix inversion method। लेट कीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन 3x - 4y = 4 है, जबकि दूसरी इक्वेशन हमें x + 2y = 8 दी गई है। इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, जिसके लिए हमें इनके कोएफिशिएंट्स को एक अलहदा मैट्रिक्स में लिखना होगा। वेरिएबल x और y को एक अलहदा मैट्रिक्स में लिखा जाएगा, जबकि = की दूसरी जारी मौजूद 4 और 8 को एक अलहदा मैट्रिक्स में लिखा जाएगा। इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स A कहेंगे, इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स X कहा जाएगा, जबकि इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स B का नाम देंगे। इस इक्वेशन को अब हम बोथ साइड्स पर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इन वैल्यूज को जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये रिजल्टेंट वैल्यू हासिल हो जाएगी, जिसमें A इनवर्स की वैल्यू को पुट किया जाएगा, जिससे हमें ये वैल्यूज हासिल हो जाएंगी। सबसे पहले हम A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। दरमियान में माइनस का साइन आएगा। इसके बाद -4 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट 10 हासिल होगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड करने के लिए हमें 3 और 2 की जगह को रिप्लेस करना होगा।
जबकि -4 और 1 के साइंस को चेंज कर दिया जाएगा, जिससे हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हासिल हो जाएगा। इन वैल्यूज को अब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। वैल्यूज को पुट करने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। ओवर के ऊपर मौजूद दोनों मैट्रिसेस को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। इस मैट्रिक्स को अब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे, जिससे हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने से हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। अब हम x की जगह इसकी मैट्रिक्स को पुट करेंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में कंपेयर करने से हमें x की वैल्यू 4 हासिल होगी, जबकि y की वैल्यू हमें 2 हासिल होगी, जो कि हमारी रिजल्टेंट वैल्यूज होंगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रैमर रूल। क्रैमर रूल को समझने के लिए हमें दो इक्वेशंस को लेट करना होगा। सबसे पहली इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू m। दूसरी इक्वेशन है cx प्लस dy इज इक्वल टू n। इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस की शक्ल में कुछ इस तरह लिखा जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में मौजूद ए बी को मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो में लिखा जाएगा, सी डी को मैट्रिक्स ए की दूसरी रो में लिखा जाएगा। वेरिएबल्स x और y को मैट्रिक्स b में लिखा जाएगा, जबकि एलिमेंट्स m और n को मैट्रिक्स c में लिखा जाएगा। इन तीनों मैट्रिसेस को क्रैमर रूल की शक्ल में इस तरह लिखा जाएगा। इस इक्वेशन में मौजूद a को जब इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाया जाएगा तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी, और इस इक्वेशन में जब a इनवर्स की वैल्यू को पुट किया जाएगा तो हमें ये इक्वेशन हासिल हो जाएगी। इस इक्वेशन में जब वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी। यहाँ पर हम सबसे पहले ओवर के ऊपर मौजूद दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ये मैट्रिक्स हासिल होगी। ओवर के नीचे मौजूद डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जब ओवर के ऊपर लेकर जाया जाएगा तो हमें ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगी। इस इक्वेशन से हमें x की वैल्यू ये हासिल होगी, जिसे हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। यहां से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ax की ये वैल्यू हासिल होगी। इसी तरह हमें y की वैल्यू ये हासिल होगी, जिसे हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। यहां से हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ay की ये मैट्रिक्स हासिल होगी। अब हम क्रैमर रूल को मजीद आसान तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें सबसे पहले एक इक्वेशन दी गई है जो कि 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है, और दूसरी इक्वेशन माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है। इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिसेस की शक्ल में इस तरह लिखा जाएगा। इन मैट्रिसेस से हमें ax की वैल्यू ये हासिल होगी, जहां पर 1 और 2 हमें मैट्रिक्स C से हासिल होंगे, माइनस 2 और 3 मैट्रिक्स A के दूसरे कॉलम से हासिल होंगे। इसी तरह हमें ay की वैल्यू ये हासिल होगी। इस मैट्रिक्स में 3 और माइनस 2 हमें मैट्रिक्स A के फर्स्ट कॉलम से हासिल होंगे, जबकि 1 और 2 मैट्रिक्स C से हासिल होंगे। यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो इनको सिंगुलर मैट्रिसेस कहा जाता है, और वो मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो इनको नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहा जाता है। और क्रैमर रूल हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पर अप्लाई किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल की जानिब दोबारा चलते हैं। अब हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें सबसे पहले 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। इसके बाद माइनस 2 और माइनस 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा। इन एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करने से हमें ये एलिमेंट्स हासिल होंगे, जिनको जब मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें ये एलिमेंट हासिल हो जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है, और इस एलिमेंट को हम डिटर्मिनेंट ऑफ a कहेंगे। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट करेंगे। वैल्यूज को जब पुट किया जाएगा तो हमें ये इक्वेशन हासिल होगी, जहां से हमें x की वैल्यू 7/5 हासिल हो जाएगी। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड करने के लिए वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट किया जाएगा। वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन हासिल होगी, जिसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हमें y की वैल्यू 8/5 हासिल हो जाएगी। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।
आपने सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।